Hey guys, welcome one and all on online study platform English Plus. Dear parent, इस समय हम लोग एमबी पब्लिकेशन की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। 2012 ऑनवर्ड हमने प्रारंभ कर दिया है। दिस इज अ पार्ट 3 ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क 2012। 2012 का हम एसएससी का जो पेपर है एलडीसी का उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है, It was he who came running in the house with the news about the earthquake. No error. याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से 6 में क्या करना है, डायरेक्शन दिया गया है कि जो इसमें एरर है दैट इज स्पॉटिंग द एरर। आपको ढूंढना है किस पार्ट में एरर है, उस एरर को ढूंढ के निकालना है। अगर कोई एरर नहीं होगा देन ऑप्शन डी इज राइट, नो एरर। इट वॉज ही, या वह था हु जो केम रनिंग इन द हाउस, जो घर के भीतर दौड़ते हुए आया, विद द न्यूज, इस समाचार के साथ में अबाउट द अर्थक्वेक, की अर्थक्वेक आ गया है। कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है जो घर में दौड़ता हुआ आ रहा है यह बताने के लिए कि भूकंप आ गया है, उसकी जानकारी दे रहा है। जब कोई चीज मोशन में होती है, गति में होती है, स्पीड में होती है, तो वहां पर क्या लगता है, इनटू का यूज किया जाता है। याद रखिएगा जब कोई चीज मोशन में होती है तो मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन नहीं बल्कि इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी में कमी हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन बी राइट हो गया। हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ, उसकी माँ अप्रूवल नहीं देती है, अप्रूव नहीं करती है ऑफ हर टू गो टू पार्टी, पार्टी में जाने के लिए, विदाउट ड्रेसिंग फॉर्मली, जब तक वो फॉर्मली ड्रेस नहीं पहन लेगा तब तक उसकी माँ उसको परमिशन नहीं देगी। अब देखिएगा कभी कभार हम लोग एलिमिनेटिंग मेथड भी निकालते हैं, वहां पर एलिमिनेट करते हैं, लेकिन ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। पहले हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ, अप्रूव के बाद क्या लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। तो याद रखिए प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो गो नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कहते हैं ही इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग ब्रेड्स, ही इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग चीज, पनीर खाने का वो शौकीन है। या ही इज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, तो फॉन्ड के बाद क्या लगा है, ऑफ लगा है। ऑफ के बाद क्या है, आस्किंग आ रहा है। ही इज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, तो फॉन्ड ऑफ है, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आस्किंग मतलब वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लग रहा है। इसलिए अप्रूव आपके बाद क्या लगाइएगा, गो नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 3 में, राइडिंग अक्रॉस द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड युद्ध भूमि या समर भूमि के चारों तरफ घूमते हुए, द फेमस भीष्म, फेमस भीष्म लिखा जाए या भीष्म लिखा जाए दोनों सही है। सा अ लार्ज नंबर ऑफ डेड वॉरियर्स, भीष्म ने देखा कि एक अधिक मात्रा में, अ लार्ज नंबर ऑफ, अत्यधिक मात्रा में, वॉरियर्स क्या हैं, डेड हैं। ये वाक्य पूरा का पूरा सही है, इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि पहले से वाक्य में दिया गया या पास्ट टेंस में दिया है वाज, दैट इज सा, इसलिए वाक्य सही है, दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा। माई आंट वाज फर्स्ट टू गेट अ डिग्री, मेरी आंटी जो थी, जो आंट थी, हम लोग फॉर्मली बोल देते हैं आंटी कह लेते हैं। माई आंट वाज फर्स्ट टू गेट अ डिग्री, डिग्री पाने वाली या ग्रेजुएट होने वाली मेरे घर में मेरी आंटी पहली महिला थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपके पास एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। यहाँ देखिएगा जब फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल के पहले क्या लगता है, द लगता है, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन। तो फर्स्ट पहले क्या लगाएंगे हम लोग, द लगाते हैं। क्यों, क्योंकि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द लगता है। फिर पद्मिनी हैड नॉट रेयरली मिस्ड, देखिए पहले ही वाक्य में, पहले ही पार्ट में गलती आ गई, आगे जरूरत नहीं पढ़ने की, क्योंकि रेयरली का मतलब मुश्किल से होता है। रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ये अपने आप में ही ना शब्द लगते हैं। अगर मैं कहूँ रेयरली, मुश्किल से मतलब लगभग ना बराबर, तो ना लिखने की जरूरत नहीं है। तो पद्मिनी हैड नॉट रेयरली मिस्ड, तो रेयरली मिस्ड नहीं लिखेंगे यहाँ पर, या तो नॉट आ दी या तो रेयर को हटा दीजिए, इसलिए पहले वाले पार्ट में गलती है। 6 नंबर, कृपा एंड काव्या स्टडीड, कृपा एंड काव्या ने पढ़ा इन द डेली पब्लिक स्कूल एंड सो डज काम्या। याद रखिएगा जो स्थान
जो बिल्डिंग, जो संस्था जिस कार्य के लिए बनी होती है, अगर उसके पहले द लिख दिया जाता है तो उसका मतलब नहीं होता है। जैसे विद्यालय किस लिए होता है? पढ़ने के लिए होता है। अस्पताल किस लिए होता है? इलाज कराने के लिए। मंदिर क्यों होता है? पूजा करने के लिए। तो कभी आप स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो स्कूल के पहले द नहीं लगाएंगे। जैसे मैं स्कूल पढ़ने जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल होता है, आई गो टू द स्कूल नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पिताजी स्कूल गए हैं आपके यहाँ, तो क्या करने गए होंगे? फीस जमा करने, पीटीएम अटेंड करने गए होंगे, इसलिए माई फादर वेंट टू द स्कूल। पिताजी स्कूल गए हैं, हो सकता है पढ़ाने काम नहीं गए हैं, बल्कि फीस जमा करने के लिए गए हो, पीटीएम को अटेंड करने गए हो, द लगाएंगे। आपका कोई साथी जो है वो इंजर्ड हो जाता है, आप उसे अस्पताल ले जाते हैं, या आपका कोई साथी है पहले से ही घायल है, वो अस्पताल में है, तो आप अस्पताल में उससे मिलने जाएंगे तो आप बोलेंगे आई वेंट टू द हॉस्पिटल। आप ये नहीं कहेंगे आई वेंट टू हॉस्पिटल, आई वेंट टू द हॉस्पिटल। क्यों? हमने द क्यों लगाया? क्योंकि अस्पताल का काम क्या है? मरीजों की देखभाल करना, वहां उपचार करना। और मैं तो मरीज हूं नहीं, मैं केवल देखने गया हूं, बल्कि मैं इलाज कराने नहीं गया हूं, तो हम बोल देंगे आई वेंट टू द हॉस्पिटल। इसलिए याद रखिएगा, ये दोनों बच्चियां पढ़ने अगर गई हैं, कृपा एंड काव्या पढ़ने के लिए गई हैं, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि जिस इंस्टीट्यूशन का काम किसी विशेष परिपेक्ष में होता है उसके पहले द है। जैसे स्कूल है, कॉलेज हो गया, आपका टेम्पल हो गया, आपका हॉस्पिटल हो गया, इसके पहले द नहीं लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो उसका सेंस जो होता है वो नहीं होगा, उपचार करना नहीं होगा। नेक्स्ट वन देखिए, अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं 7 to 11 में। इसमें आपको चूज करना है कौन से वर्ड। लेट अस क्विकली, आओ जल्दी चलें, जल्दी करते हैं। जल्दी जल्दी क्या करें? मॉडल कर लें। मॉडल का मतलब होता है, ये मर्डर नहीं है, ये है मॉडल। मॉडल का मतलब होता है ना कि एकदम गड़बड़ गड़बड़ करके रख देना। जैसे आपको कुछ चीजें दी गई, यहाँ ये रखो, वहां वो रखो, आपने जल्दबाजी में आके सबको एकदम गड्ढमड कर दिया, सारी चीजों को एकदम मिला दिया, कंफ्यूज हो गए। तो इस तरह से एकदम गड़बड़ कर दिया आपने। सामान को लाया और उसको ठीक से रखा नहीं, बल्कि सब कुछ एक चीज में मिल गया। तो चीजों को एक में ही मिला देना, दैट इज मॉडल। ऑप्शन बी हडल। हडल का मतलब होता है पास पास बैठना। हडल मतलब पास पास बैठना। हर्डल, हर्डल का मतलब होता है हिंड्रेंस, बाधा होता है, ऑब्स्टेकल होता है। पडल, पडल का मतलब होता है जैसे कहीं बारिश हो गई। अभी देखिए आज ही बारिश हुई थी, आंधी आई थी, तो बारिश हो गई तो बगल में रोड किनारे या कहीं पर छोटे बड़े गड्ढे होते हैं ना, जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पानी में भैंस होती है, वहाँ जाके बैठ जाती है या थोड़ा कीचड़ हो जाता है, उसे बोलते हम लोग पडल बोलते हैं। एक हमारे यहाँ तालाब होता है बड़ा वाला, वो तालाब नहीं छोटा सा होता है जो जहाँ कीचड़ हो जाए, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए, ऐसा कुछ, दैट इज पडल। तो जल्दी जल्दी क्या करें? जल्दी जल्दी आओ हम लोग पास पास में बैठ जाए, दैट इज हडल हो जाएगा आपका। राजेश कार वाज नॉट, राजेश की कार नहीं थी, सॉरी राजेश की कार नहीं थी, याद रखिए नहीं थी, रमेश की कार जैसी। सो वी वर टू एग्जॉस्टेड, इसलिए हम पूरी तरह से थक गए थे। बाय द टाइम वी रीच्ड होम, जब हम लोग घर पे आए तो उस समय हम पूर्णतः थक गए थे। क्यों? क्योंकि रमेश की कार जो राजेश की कार है वो रमेश की कार की तरह कंफर्टेबल नहीं था। हम लोग क्या कहते हैं उसमें, सच कंफर्टेबल, अगर कंफर्टेबल होता तो थकते थोड़े ही। सो कंफर्टेबल दैट, इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एज कंफर्टेबल एज, उतनी कंफर्टेबल नहीं थी जितनी की रमेश की, मतलब राजेश और रमेश दोनों की कारों में कंपैरिजन किया जा रहा है और कंपैरिजन के लिए एज डॉट डॉट एज का ही यूज किया जाता है, तो हो जाएगा एज कंफर्टेबल एज। आई डोंट सपोज दैट प्रमोद विल बी इलेक्टेड, मैं नहीं सोचता हूं कि प्रमोद का चयन हो जाएगा। हाउ हार्ड ही स्ट्रगल्स, बहुत ही अधिक परिश्रम करता है, कितना ही परिश्रम कर ले। एज ही इज नॉट कंप्लीटली सपोर्टेड बाय द कमिटी, क्योंकि चयन समिति के द्वारा उसका सपोर्ट नहीं किया जाता है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि प्रमोद का चयन हो जाएगा। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ध्यान रखिए पहले, आल्दो एंड हाउएवर। आल्दो और हाउएवर ध्यान रखिएगा, हमारे कंजक्शन जो होते हैं उसमें एक आपका होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, दूसरा आपका होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होता है। ध्यान रखिएगा जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से? क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव एंड इलेटिव। कौन कौन से? क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव कंजक्शन होता है। तो हाउएवर क्या है? हाउएवर जो है वो एडवर्सेटिव कंजक्शन है। एडवर्सेटिव का मतलब होता है जो अपोजिट थिंग्स को, अपोजिट एक्शन को शो करते हैं। साथ ही साथ में हाउएवर जो है वह सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी है, ये दोनों में आ जाता है। वाक्य में किस तरह से प्रयोग किया गया तभी डिपेंड करता है। तो हाउएवर क्या है? ये दोनों तरह से कंजक्शन है। जब इसका यूज करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में, कोऑर्डिनेट का मतलब एडवर्सेटिव कंजक्शन के रूप में, तो यहाँ पर ये अपोजिट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा आपका जो होता है आल्दो जो है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन में भी ये कंजक्शन जो दिया गया है ये कंट्रास्ट या डिफरेंस को ही शो करता है। मतलब आल्दो और हाउएवर दोनों कंट्रास्ट को या डिफरेंस को ही शो करते हैं। हाउएवर दोनों में आता है, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट दोनों में आता है। आल्दो जो है ये किस में आता है? ये सबऑर्डिनेट में आता है, जो कंट्रास्ट या डिफरेंस को ही शो करता है। अब देखिए, आई डोंट सपोज दैट प्रमोद विल बी इलेक्टेड। मुझे नहीं लगता है कि प्रमोद का इलेक्ट हो जाएगा। प्रमोद कैसे इलेक्ट हो जाएगा? कुछ भी प्रयास कर ले, लगता नहीं आपको? अरे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले वो, फिर भी उसका चयन नहीं होगा। तो कितना भी, चाहे जितना भी प्रयास कर ले, तो चाहे जितने की इंग्लिश होती है नो मैटर, कोई मतलब नहीं। क्योंकि देखिए कंट्रास्ट दोनों में नहीं दिया गया। अगर कंट्रास्ट दिया गया होता तो आल्दो या हाउएवर का प्रयोग करते, इसका प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग। सी में एज का मतलब ही नहीं यहाँ पर। रेगुलर एक्सरसाइज एक कंडक्टिव टू, एक कंडक्टिव के बाद टू लगेगा अपने आप में, सब जानते हैं आप सभी। रेगुलर एक्सरसाइज इज कंडक्टिव टू हेल्थ। कैन यू प्लीज, क्या आप कृपया माई वेबसाइट, मेरे वेबसाइट को देख सकते हैं जस्ट बिफोर आई पब्लिश इट। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी वेबसाइट को पब्लिश करूँ, जैसे वीडियो में बना रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं इसको पब्लिश करूंगा। वहाँ एक ऑप्शन देता है पब्लिश करने का। तो कहते हैं क्या आप देखेंगे? फाइंड आउट का मतलब ढूंढना, क्या मेरी साइट ढूंढेंगे? अरे वेबसाइट तो आपके पास ही होगी, क्या ढूंढना है उसको? गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज से होकर जाना या किसी चीज को देखना। सेट आउट का मतलब होता है यात्रा प्रारंभ करना। और लुकअप, अगला वर्ड लुकअप का मतलब होता है खोजना। तो फाइंड आउट या लुकअप का मतलब खोजना होता है। तो साइट खोजना नहीं है आपको, यात्रा प्रारंभ नहीं करना है। सेट आउट मतलब क्या बचा? गो थ्रू। क्या आप कृपया मेरी साइट को देख सकते हैं? एक बार देख लेंगे, मैं कुछ उसको पब्लिश करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है यहाँ से आपको मिलेगा बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, मतलब आपको मिलेगा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स ढूंढना आपको। अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म, किसी को कुछ सूचना देना। तो सूचना देने को मतलब हम लोग बोलते हैं इन्फॉर्म करना। इन्फॉर्म करने के बाद और कोई वर्ड इससे आ सकता है? हाँ हो सकता है, जिसे कहते हैं रिपोर्ट करना। रिपोर्ट हो सकता है, या हो सकता है नोटिस करना, नोटिस कर दिया जाए। क्योंकि अप्राइज का मतलब होता है सूचना देना, इंफॉर्मेशन देना, इन्फॉर्म करना, रिपोर्ट करना, नोटिस करना। अप्रेज मतलब प्रशंसा करना, इन्फॉर्म मतलब सूचना देना, कंसील मीन्स छिपाना, और असेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना। अभी देखिए एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, क्योंकि आप लोगों ने जब मनोविज्ञान पढ़ा हुआ था वहाँ मिलते हैं, या जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर असेसमेंट आता है। तो वो पीरियोडिक होता है या समेटिव असेसमेंट होता है। असेसमेंट क्या होता है? मूल्यांकन करना। नेक्स्ट वन इज पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब होता है एक खास समय पर, जैसे आपके यहाँ कुछ अखबार आते होंगे वो हफ्ते में एक दिन आते होंगे, कुछ अखबार होते हैं वो हफ्ते में 2 दिन आते हैं। तो पीरियोडिक मतलब एक निश्चित अंतराल पर। अब इसका देखिए इनफ्रीक्वेंट का मतलब क्या हो जाएगा? असामान्य, मतलब जब मन चाहे तब आए, जब मन चाहे ना आए, तो हो नहीं सकता। अकेजनल का मतलब कभी कभार नहीं होता। पीरियोडिक का मतलब एक फिक्स होता है, इसी जैसे हफ्ते आना है, संगनी आना है अगर पेपर में तो हफ्ते में संडे को आएगा तो संडे को ही आना है, दैट इज पीरियोडिक। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, इसका मतलब डेली हो गया, हमेशा। जैसे बारिश हो रही है तो कंटिन्यूस बारिश ही होती रहे। नेक्स्ट वन इज रेगुलर का मतलब नियमित होता है। अब ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक का मतलब एक निश्चित अंतराल पर होता है और रेगुलर का मतलब होता है नियमित, मतलब ये भी एक अंतराल ही चलता है एक तरह से। इसमें पीरियोडिक क्या हो जाएगा? रेगुलर। नेक्स्ट वन इज ग्रुसम। ग्रुसम का मतलब होता है बहुत ही बीभत्स,
बहुत डरावना जो होता है, मतलब किसी की हत्या हो जाए या किसी का एक्सीडेंट हो गया कभी रास्ते में और आप जा रहे हैं, देखते रहे यार बड़ा बेकार लग गया, मन नहीं देखने को रहा, दैट इज ब्रूसम। ब्रूसम का मतलब बीभत्स से, दिल को दहला देने वाला, एकदम मन खराब हो जाए। नेक्स्ट अब देखिए इसका सुलेन। अब सुलेन का मतलब होगा, सुलेन का मतलब होता है एकदम कोई व्यक्ति निराश है, हताश है, एकदम क्या कहेंगे आप, मेलनकली कहेंगे आप उसको, मेलनकली कह लीजिए, ग्लूमी कह लीजिए, उदास कह लीजिए। तो सुलेन मतलब क्या, उदास हो गया। हाइडियस, हाइडियस का मतलब जघन्य बीभत्स होता है। एग्जॉस्टिंग, अभी देखिए एक दूसरा वर्ड आया था एग्जॉस्टिंग, यहाँ पर आया है, वो एग्जॉस्टिव था, यहाँ पर आ गया आपका एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग का मतलब होता है थका देने वाला। एग्जॉस्टिंग मतलब क्या होता है, थका देने वाला। इंसल्टिंग, आप जानते हैं अपमान करना। तो ग्रूसम का मतलब क्या, बीभत्स, डरावना। तो हेडियस का क्या मतलब होता है, ठीक वही डरावना, बीभत्स। अब अगले आपको करना है, देखिए यहाँ पर अपोजिट वर्ड निकालना है। अपोजिट चलते हैं, नाइक। नाइक का मतलब होता है गुण, आदत, या किसी की कौशल की बात की जाए, चतुरता की बात की जाए, अरे लड़का तो बड़ा ब्रिलियंट है, उसको हम लोग बोलते हैं नाइक। टैलेंट, टैलेंट का मतलब होता है गुण होता है, आप उसको क्या बोल देंगे, प्रतिभा बोल सकते हैं। डलनेस, डलनेस का मतलब निरुत्साह, जिसमें उत्साह ना हो। डेक्स्टरिटी, डेक्स्टरिटी का मतलब होता है निपुणता। और बैलेंस का मतलब होता है संतुलन होता है। तो नय का क्या मतलब होता है, नय का मतलब गुण, आदत या चतुरता हो सकता है, कौशल हो सकता है। इसको क्या कर सकते हैं, इसका उल्टा लिखना है, टैलेंट तो हो ही जाएगा अभी, इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाएगा डलनेस। कोई बड़ा चतुर है, बड़ा सयाना है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एकदम डल है। नेक्स्ट वन इज परनिशस। 60 नंबर आपका है परनिशस। परनिशस का मतलब निकालना है आगे। परनिशस का मतलब हो जाता है ना कि जो चीज बहुत ही हानिकारक हो, वैसे परनिशस का मतलब होता है डेंजरस होता है, लेकिन डेंजरस से भी अधिक जो बहुत ही हानिकारक हो, दैट इज परनिशस। प्रोलॉन्ग्ड, लॉन्ग का मतलब लंबा हो, जानते ही हैं। प्रोलॉन्ग का मतलब काफी लंबे समय से जो चला आ रहा है। देखिए अगला है रियूनस का है, ये रियून, रियून मतलब क्या होता है, खंडहर हो जाता है, बर्बाद हो जाना। जैसे कभी वहां पर महल हुआ करता था, लेकिन आज महल के अवशेष हैं, मतलब रियून है। रियून मतलब अवशेष, भग्नावशेष बचे हुए हैं, वही आपका है। आप कह सकते हैं उसको उजड़ा हुआ कह लीजिए, या एकदम खंडहर। रूथलेस, रूथलेस मतलब निर्मम, जिसमें ममता ना हो, एकदम निर्दयी हो। बेनिफिशियल, लाभदायक। देखिए परनिशस का मतलब होता है हानिकारक, लेकिन वास्तविकता में हानिकारक का थोड़ा लंबा, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो परनिशस जो होता है वो बेटा वाला तरह होता है। वैसे बेटर नहीं, उसको आप वर्स कहेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल। ये हानिकारक है और दूसरा लाभदायक है। ऑपुलेंस, ऑपुलेंस का मतलब हो जाता है प्रचुरता, समृद्धि। लग्जरी, विलासता। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। वेल्थ, धन। पॉवर्टी, गरीबी। ऑपुलेंस मतलब समृद्धता, पैसा खूब ढेर सारा हो गया है। पॉवर्टी मीन्स गरीबी आ गई है। अब 18 to 22 में क्या है, ईडियम फ्रेज दिए गए, इसका निकालना अर्थ आपको। आई कुड हैव कंटिन्यूड माई हायर स्टडी, मैं अपनी हायर स्टडी को कंटिन्यू कर सकता था। इसका मतलब हो सकता है बीएड करना हो, एमटेक करना हो, मैं अपनी पढ़ाई कर सकता था। इफ आई वांटेड, अगर मैं चाहता, अगर मैं चाहता तो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता था। लेकिन बट मीन्स लेकिन, दैट इज अंडर द ब्रिज, बट दैट इज वाटर अंडर ब्रिज। लेकिन क्या है, इस समय कह रहे हैं अंडर वाटर ब्रिज। अंडर वाटर ब्रिज का मतलब हो जाता है जो समय चला गया है अब उसको बदल ना सके। अंडर वाटर ब्रिज का मतलब हो जाता है कि बीता हुआ एक है समय जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। देखिए समथिंग आई कैन नॉट चेंज, जिसको मैं बदल ना सकता हूं। द टाइम मेट विद एन एक्सीडेंट नियर द ब्रिज, होगा ही नहीं। समथिंग माई फैमिली डिड नॉट वांट, मेरा परिवार नहीं चाहता था। द टाइम आई वेंट ऑन अ क्रूज, क्रूज का मतलब जानिए जब आप समुद्री यात्रा करते हैं तो जो बड़ा बड़ा जहाज नहीं होता है, दैट इज क्रूज। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है अतीत की बातें जिसको आपको करने का आप साहस नहीं है या आप नहीं कर सकते, दैट इज अंडर वाटर ब्रिज। मतलब क्या, दैट कैन नॉट बी चेंज, जिसको मैं चेंज ना कर सकूं। माई पेरेंट वांट मी टू स्टडी साइंस, मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं साइंस पढ़ूं, बट आई विल स्टिक टू माई गन्स, लेकिन मैं दृढ़ संकल्प हूँ। स्टिक टू माई गन्स
का मतलब हो जाता है दृढ़ संकल्प होना। क्या होता है? दृढ़ संकल्प होना। लेकिन मैंने सोच लिया है कि नहीं, ऐसा नहीं, आई एम ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, सोचते हैं नहीं ऐसा करूँ फिर इकोनॉमिक्स पढ़ूँ, लेकिन मैं तो दृढ़ संकल्प हो गया हूँ, मतलब प्रेफर टू डिसओबे देम, होल्ड ऑन, ये देखिए होल्ड ऑन माई डिसीजन, अपने डिसीजन को एकदम दृढ़ कर लेना, मतलब दृढ़ संकल्प हो जाना। द मैनेजर डिसमिस द प्रपोजल आउट ऑफ हैंड, जैसे ही मैं कागज लेकर गया मेरे मैनेजर ने कागज को फेंक दिया और कहते क्या कहा, इट वॉज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। अरे यार ये सब चीज व्यवहारिक थोड़ा है, देखो यह प्रैक्टिकल नहीं है, इसको ले जाओ। आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है तुरंत ही। आउट ऑफ हैंड मतलब क्या होता है? तुरंत। इंग्लिश क्या होती है? कंप्लीटली, डायरेक्टली, सिंपली एंड क्विकली। क्या हो जाएगा इसका? क्विकली हो जाएगा। द पीपल ऑफ दिस विलेज आर द साल्ट ऑफ द अर्थ। साल्ट क्या होता है? एकदम सफेद होता है, पवित्र होता है। साल्ट में बैक्टीरिया नहीं पड़ते, ध्यान रखिए आप लोग। इसलिए कहते हैं नहीं, किसी को पायरिया होती है, कैसे कहते हैं सरसों के तेल में लगा करिए आपको फायदा मिलेगा। तो साल्ट जो होता है एकदम सफेद होता है, उसमें बैक्टीरिया नहीं पड़ते, मतलब वो ईमानदारी का गुण उसमें होता है। तो साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब हो जाता है जो पूर्णतः एकदम ईमानदार हो, एकदम स्वच्छ हो, जिसपे कीड़े मकोड़े ना पड़ सके, एकदम ईमानदारी, उसकी ईमानदारी पर आप दाग धब्बा ना लगा सके, दैट इज साल्ट। साल्ट ऑफ द अर्थ मतलब एकदम ईमानदार व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो एकदम ईमानदार हो और आपका काम पड़ जाए तो आपकी सहायता करने आ जाए, दैट इज साल्ट। रिच, अमीर, एजुकेटेड, शिक्षित, क्वेरलसम, झगड़ालू है, काइंड, दयालु, क्योंकि ये वर्ड आपका काइंड हो गया। 22 ही अक्यूज्ड हर ऑफ टॉकिंग थ्रू हर हेड। टॉकिंग थ्रू हर हेड मतलब मुंह से बात नहीं कर रहे हैं, टोपी से बात कर रहे हैं, मतलब सर पांव की, बिना सर पांव की ही बात कर रहे हैं। एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ वर्ड ऑफ व्हाट शी सेड, और एक भी शब्द सुनने से मना कर दिया जो उसने कहा। टॉकिंग स्टेट, सीधा सीधा बोल दिया। टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास वाली बातें कर रहा था, मतलब बिना पूछ की बात, सर पैर की बात, दैट इज टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग थ्रू हर हेड। टॉकिंग टफ, टॉकिंग सेंस, क्या हो जाएगा? टॉकिंग नॉनसेंस, बिना सर पैर वाली बात। द ट्रैक इज डिफिकल्ट। ट्रैक का मतलब होता है दुर्गम रास्ता। जैसे आप किसी पहाड़ी पर जा रहे हो, तो पहाड़ी पर जाने पर कहीं पर आपको एक नैरो लेन मिलेगी, छोटा सा पतला सा रास्ता मिलेगा, लेकिन वो रास्ता पैदल होगा, ऑन फुट चलने के लिए होगा, दैट इज ट्रैक। इट डिफिकल्ट, वो कठिन है, बट इट इज वर्थ वेल एंडीवर। लेकिन याद रखिएगा ये साहस बढ़ाने वाला है। तो वर्थ वेल याद रखिएगा, वर्थ क्या है? वर्थ एडजेक्टिव है, वेल क्या है? एडवर्ब है। वेल क्या है? एडवर्ब है। अब याद रखिएगा सेंटेंस में सामान्यतः एडवर्ब को पहले रखते हैं। जैसे हम कहते हैं वेरी गुड बॉय, क्या बोलते हैं? वेरी गुड बॉय। तो वेरी गुड में क्या होता है? वेरी क्या है? एडवर्ब है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडवर्ब के बाद ही एडजेक्टिव को रख रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? वेल को पहले कर देंगे, वर्थ को बाद में कर देंगे, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, वेल वर्थ हो जाएगा। 24 द मैनेजर वॉज गिवन अ हॉलीडे। मैनेजर को छुट्टी मिल गई एक दिन की। एंड सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने सोचा, टू गो टू द हिच हाइकिंग। हिच हाइकिंग का मतलब होता है सैर सपाटे के लिए, कहीं सवारी लेकर जाने के लिए, लिफ्ट मांगकर जाने के लिए। जैसे ही मैनेजर को छुट्टी मिली, मैनेजर ने तुरंत ही निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? यह प्रयास करने के लिए किसी से भाई कहीं से अगर लिफ्ट मिल जाए, कोई जा रहा हो तो मैं उसी के साथ में निकल जाऊं। तो प्रयास करने के लिए इंग्लिश होती है गो फॉर। क्या होती है? गो फॉर होता है। और हिच हाइकिंग का मतलब होता है सवारी लेकर करके, इसलिए यहाँ पर गो टू हिच हाइकिंग के स्थान पे क्या हो जाएगा? फॉर हिच हाइकिंग। देखिए फॉर के बाद दा लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रयास कर रहा था कि किसी तरह से किसी की सवारी मिल जाए, मैं भी निकल जाऊं। छुट्टी मिल गई एक दिन की क्योंकि। नेक्स्ट, गॉडेड टू फ्रेंजी। गॉड का मतलब क्या होता है? GOAD। इस गॉड का मतलब समझिएगा, एक बैलगाड़ी चलाने वाला व्यक्ति जो बैलगाड़ी में पीछे बैठता है और बैल को हाँकता है, दैट इज ड्राइव करता है बैल को। उसके हाथ में एक छड़ी होती है, जिस छड़ी से जब वह प्रहार करता है तो बैल आगे की तरफ भगता है, चलता है, उसी को बोलते हैं गॉड। जब छड़ी से बार बार प्रयास करता है, मारता है उसको,
तो बैल भी गुस्सा जाएगा। याद रखिएगा, उसको उत्तेजना हो जाएगी। दैट इज गॉडेड वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। तो गॉड का मतलब वही अंकुश होता है, और कई बार उसको मारेगा, छड़ी से मारेगा, डंडे से मारेगा, वो डंडा या छड़ी जो है, तो वह उसको बोलेंगे उकसाया जा रहा है। तो जब अधिक उकसा दिया गया, किसको, बैल को उकसा दिया गया, तो फ्रेंजी का मतलब पागलपन, सनकपन, इतना ही अधिक बैल को उकसा दिया कि बैल क्या हो गया, पागल हो गया। बैल लिखा नहीं है, लेकिन गॉड का मतलब होता ही है कि बैल को हाँकने वाली छड़ी जो होती है, डंडी। द बुल चार्ज इट टॉर्मेंटर्स, टॉर्मेंटर का मतलब हो जाता है सताने वाला, तंग करने वाला। अब उसका जो गाड़ी चला रहा था, जो बैलगाड़ी पीछे बैठा था, डंडा लिया हुआ था, वो इतना पीट रहा था कि बैल गुस्सा हो गया, और इसलिए बैल जब गुस्सा हो गया तो उसने सताने वाले पर ही धावा बोल दिया। चार्ज इट टॉर्मेंटर्स, द टॉर्मेंटर्स वर चार्ज बाय द बुल, द टॉर्मेंटर्स वर बीइंग चार्ज बाय द बुल। ध्यान रखिए, दोनों पैसिव दिखाई दे रहे हैं। द बुल चार्ज ऑन, देखिए चार्ज ऑन का मतलब होता धावा करना। क्या होता है, धावा करना, तो हो जाएगा या हमला करना, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। द वार वॉज अ टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन, ट्रिबुलेशन का मतलब होता है असीम पीड़ा की स्थिति। जैसे आप देखिए, जब लड़ाई झगड़ा होता है, हर कोई अपने घर से लगभग कुछ ना कुछ सामान खोता है। किसी के यहाँ नौकरी जाती है, किसी के यहाँ कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है। हमारे देश के सैनिक जो हैं वो बॉर्डर पर रहते हैं, कभी कभार उनके साथ भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो ट्रिबुलेशन मतलब होता है असीम पीड़ा, दुख, संकट। जब वार होता है तो उस समय क्या होता है, हम सबको असीम पीड़ा होती है, दुख होता है, संकट होता है। इंटीमेसी का मतलब होता है निकटता। प्लेसिडिटी का मतलब होता है शांति। शांति तो मिलती नहीं, कभी युद्ध होता है तो शांति तो मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि शांति बेचारी अपने घर में रहती होगी। स्टुपिडिटी मतलब मूर्खता, वहाँ मूर्खता करना नहीं है, और नहीं तो सामने वाला थोड़ी मूर्खता आप कर दिए तो सामने वाला उठा गोली मार देगा, धाए धाए खत्म हो जाओगे आप, वो भी नहीं कर सकते हो वहाँ पर। नो इम्प्रूवमेंट, ये वाला ऑप्शन ठीक है, क्योंकि युद्ध के समय असीम पीड़ा होती है, वेदना होती है, उसको स्थापित करने के लिए, प्रतिस्थापित करने के लिए, सब्स्टिट्यूट के लिए यहाँ कोई वर्ड नहीं दिया गया है। दैट हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। द टेम्पटेशन दैट डिस्ट्रो, अब देखिए आप पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा। द टेम्पटेशन, प्रलोभन जो है, रनिंग देम, प्रलोभन के पीछे लोग दौड़ रहे हैं। ध्यान रखिए, अलग पढ़िए इसको। टेम्पटेशन, प्रलोभन के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, और कैसे लोग दौड़ रहे हैं, यंग लोग दौड़ रहे हैं, जो प्रलोभन उनको प्रदान की जा रही है, प्रदान नहीं की जा रही है, ये प्रलोभन ही है जो उनको इतना तंग कर दे रही है कि लोग उसी के पीछे दौड़ रहे हैं। आज 20,000 रुपये की नौकरी पा रहे हैं या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं अगले दिन या नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट ईयर जो है वो 40,000 का पा जाऊं। इंसान के अंदर असीम इच्छाएं हैं, उसको पाने का एक प्रयास करता है, तो एक टेम्पटेशन है। तो कैसे, अपील का मतलब आकर्षित करना। बीसेट का मतलब होता नाक में दम कर देना, तंग कर देना। जैसे अगर किसी के यहाँ छोटा सा बच्चा है, और छोटा सा बच्चा है तो मम्मी मम्मी करके हमेशा पहुंचा रहता है, कभी भी कुछ करने नहीं देता है, बड़े मुश्किल से कहते हैं ठीक भैया ले जाओ इसको खिलाने के लिए किस तरह से। तो बीसेट का मतलब एकदम नाक में दम कर देना, तंग कर देना। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। तो देखिए, टेम्पटेशन जो होता है, प्रलोभन जो होता है, ये ऐसी चीज है जो हर किसी को तंग कर देती है, और इसी तंग होने के बाद ही हर कोई उसके पीछे दौड़ता रहता है। तो बेस्टो का मतलब जो प्रदान करना है, इसको किससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बिसेट से। वी केप्ट ऑल द ओल्ड पेंटिंग, हमने सारी की सारी पुरानी पेंटिंग को इकट्ठा कर लिया, इन अ प्लेस, एक स्थान पे, वेयर दे वुड रिमेन सेफ, जहां पर उसको इकट्ठा रखा जा सके, फ्रॉम हार्म और डेंजर, जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको किसी भी खतरे से बचा सकें। देखिए, बी केप्ट कौन टेंस है, पास्ट टेंस है। अब पास्ट सेकंड वाला भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, ये पहले से ही पास्ट टेंस में दिया गया है। वुड रिमेन सेफ, अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का होता भाव तो उसको चेंज कर, देखिए पास्ट का यूज करिएगा। यहाँ पर पहले वाला भाग में पास्ट है, सेकंड वाले में भी पास्ट ही रहेगा, विल नहीं हो सकता है,
आर भी नहीं होगा, मे भी नहीं होगा, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट आपको मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, द ट्रेजेडी इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब प्रतिबिंब, दर्पण ऑफ एन एपिसोड। एपिसोड का मतलब होता है घटना। जो दुख होता है, दुख वाले क्षण जो होते हैं वो किसी घटना के क्या होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं। दैट टुक प्लेस अ डिकेड एगो, जो 10 को पहले बीत चुका होता है। जो घटनाएं आज से 10, 15, 20 साल पहले घटित हो चुकी हैं उसका एक प्रतिबिंब होता है क्या, हमारे दुख वाले जो क्षण होते हैं। रेंडिशन, रेंडिशन का मतलब हो जाता है कि कोई चीज है, अब आपको उसको एक्सप्रेस करना है, तो कुछ लोग उस पर बड़ा बड़ा व्याख्यान देते हैं, अरे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। किसी को एक थप्पड़ मारा था, तो उस दिन बताया, दूसरे दिन बोलेंगे 2 थप्पड़ मारा था, 4 दिन का बताएंगे अरे नहीं, सो गिरा के मारा था, फिर अगले दिन बताएंगे, कोई और बताएगा जाके, कहीं और बात थोड़ी दूर पहुंचेगी, तो कहेंगे वो अपनी तरफ से एक्सप्लेन करेंगे उसको, नहीं ऐसा नहीं, सो गिरा के मारा था। दैट इज रेंडिशन। रेंडिशन का मतलब होता है किसी चीज की व्याख्या करना या अभिनय करना। रीइंकारनेशन मतलब होता है पुनः अवतार लेना। रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट का मतलब होता है जो बीती बातें हैं उनको याद दिलाने वाला। तो ट्रेजेडी क्या होती है, हमारे जो दुख वाले क्षण होते हैं जैसे भी हमारी आंखों के सामने आते हैं वो अतीत की यादों को हमारे सामने लाके रख देते हैं। दैट इज रेमिनिसेंट। तो डियर एस्पायरेंट, आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके सेकंड वाले पार्ट में जानने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 to 50 ऑनवर्ड। सो प्लीज बी कंटिन्यू। थैंक यू वन एंड ऑल।